आज काफी विदेश में रह रहे भारतीयों के फोन आ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि गांधी और अन्ना हजारे जी में क्या समानता है। अन्ना हजारे के आंदोलन ने देश में एक बहस छेड़ दी है। देश के हर नागरिक को अन्ना हजारे में महात्मा गांधी दिखाई दे रहे हैं। अन्ना हजारे को देश में आज ऐसा ही समर्थन मिल रहा है जैसा गांधी जी को मिला था। तो क्या वाकई देश के महात्मा बन गए हैं अन्ना? जी हाँ, सियासत और समाज के माहौल को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। आज देश के हर नागरिक को अन्ना के आंदोलन ने जगा दिया है। छात्र, वकील, नौकरशाह और आम आदमी सभी अन्ना के आंदोलन में एक साथ खड़े हैं। हो भी क्यों नहीं, आज देशवासियों को अन्ना में दूसरे गांधी जो दिखाई दे रहे हैं। गांधी और अन्ना दोनों का एक ही उद्देश्य है, देशवासियों की आजादी। एक की लड़ाई ब्रिटिश हुकूमत से थी जिसने देश को लूटा और अत्याचार किए, तो दूसरे की लड़ाई अपने ही देश की भ्रष्ट सरकार से है। उस सरकार से है जिसने देश को भ्रष्टाचार की आंधी में झोंक दिया। उस वक्त गांधी जी ने देश की जनता को अंग्रेजों की ज्यादतियों से निजात दिलाने का प्रण लिया, तो अन्ना जी ने देश की जनता को भ्रष्ट सरकार और भ्रष्टाचारियों से निजात दिलाने का प्रण लिया। दोनों ही देश के आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। गांधी जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत एक छोटे से गांव से की थी, वहीं अन्ना हजारे ने अपने आंदोलन की शुरुआत भी एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से की। गांधी जी को अंग्रेजों के कई तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। अशांति फैलाने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं अन्ना हजारे को भी जेल में डाल दिया गया। लेकिन दोनों के ही आगे तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन जहां ब्रिटिश सरकार गांधी जी को अहिंसात्मक आंदोलनों से नहीं रोकती थी, वहीं आज देश में कांग्रेस सरकार अन्ना को शांति प्रिय आंदोलनों से रोक रही है। आज कांग्रेस सरकार अन्ना के साथ अंग्रेजों से भी बुरा बर्ताव कर रही है। अन्ना कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन लाओ, शहर की ओर चलो। वो देश के युवाओं को ग्लोबलाइजेशन अपनाने की बात कहते हैं, जबकि गांधी हमेशा गांव और आम आदमी की बात करते थे। बस यही अंतर है गांधी जी के आंदोलन और अन्ना के आंदोलन में। लेकिन देश की जनता के हौसले आज बुलंद हैं। आज वे अन्ना के आंदोलन को तो गांधी की तरह मान रहे हैं, लेकिन तानाशाही सरकार को गांधी के आंदोलन से भी बड़ी चुनौती मान रहे हैं। हम कारणों पर नजर डालते हैं, देखिए कारण। सरकार की नीयत में खोट, क्योंकि सरकार गांधीवाद का दिखावा करती है, लेकिन उसके कामों में कहीं भी गांधीवादी विचारधारा नहीं दिखती है। कांग्रेस का इतिहास रहा है अवसरवादी नीति करना, क्योंकि वो देश को अपनी बपौती समझती रही है। कांग्रेस सरकार देश को विकसित करना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस की नीति रही है कि देशवासियों को गांधी और गांधीवाद के नाम पर बहलाकर उनका वोट लिया जाए और सरकार फिर जनता पर तानाशाही रवैया दिखाती रहे, क्योंकि वो देश को वास्तविक आजादी दिलाना नहीं चाहती। शांतिप्रिय आंदोलनों को कुचलना, इन शांतिप्रिय आंदोलनों को सरकार द्वारा कुचलना यही प्रदर्शित कर रहा है कि आज कांग्रेस सरकार की नीति क्या है। तो फिर इसे क्या कहा जाए, कांग्रेस की तानाशाही या देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करना? सरकार की अवसरवादिता, क्योंकि सरकार को जब वोट बैंक या अपनी नीति दिखाने का समय होता है तो गांधी जी को अपना आदर्श मानती है, और जब लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो वहां अवसरवादी नीति दिखाने से नहीं चूकती। कांग्रेस सरकार की तानाशाही, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि अब वो ही लोकतंत्र की मालिक है और अपने तरीके से लोकतंत्र को चलाएगी। उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सरकार का लोकतंत्र में जन्मसिद्ध अधिकार है। एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। हम कानपुर से बोल रहे हैं। हाँ। ये अन्ना हजारे जी ने जो लोकपाल बिल बनाया है, ये तो एक ऐसा फांसी का फंदा बनाया है कांग्रेस के लिए कि अगर ये पास हो गया तो कांग्रेस के हर नेता पर फर्क पड़ जाएगा। और अपने हाथ से अपने गले में फंदा कैसे ही लोग डाल लेंगे। ये तो दावा है कि अगर ये लोकपाल बिल पास होता है तो कांग्रेस की और भी तमाम पार्टियां तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार खुलेंगे कि जनता देख करके दंग रह जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही। आपकी बात को ही समर्थन देने वाला एसएमएस यहाँ पर भुवनेश्वर से किसी ने भेजा है, कहा है कि अब तक बैंक अकाउंट भरो मुहिम चली थी, लोकपाल आएगा तो जेल भरो मुहिम शुरू हो जाएगी, उल्टी गिनती शुरू ना हो, इसलिए ही लोकपाल को
विरोध हो रहा है। ये बात यहाँ पर कहिए। एक और कॉलर भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनकी राय को भी मौका देते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं पानीपत से रणजोर सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, अगर जो ये अन्ना ने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है तो उसके खिलाफ कांग्रेस सरकार है जो वो उसका मतलब साथ देने की बजाय उसके विपक्ष में बोल रही है, तो इसका मतलब कांग्रेस सरकार भ्रष्ट है। बोलिए बोलिए। धन्यवाद। अभी अपनी बात को रख सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नई प्रतिक्रिया और रिपीट, नई प्रतिक्रिया दीजिए, पुरानी प्रतिक्रिया को टालिए। हम आपको मुसोलिनी कौन है, जरा ये सवाल काफी लोगों को लग रहा था, पूछ रहे थे, इसलिए हम आपको संक्षिप्त में जरा दिखाते हैं। मुसोलिनी कौन? बेनिटो मुसोलिनी एक ऐसी शख्सियत जिसको अवसरवादिता, आवारापन और तानाशाही के लिए जाना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 में इटली के प्रियाप्यो गांव में हुआ था। बेनिटो इटली का एक ऐसा राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। 19 साल की उम्र में मुसोलिनी भागकर स्विट्जरलैंड चला गया। वहां वो समाजवादियों के संपर्क में आया और समाजवाद का अध्ययन किया। वहां से लौटकर कुछ समय तक सेना में कार्य किया। उसके बाद घर लौटकर उसने समाजवादी आंदोलन में भाग लेना जारी रखा और साथ ही वो पत्रकारिता में लग गया। 1912 तक वो समाजवाद का समर्थक रहा, पर 1914 में प्रथम महायुद्ध छिड़ने के बाद मुसोलिनी ने समाजवादियों की तरह यह मानने से इनकार कर दिया कि इटली को निष्पक्ष रहना चाहिए। वो चाहता था कि इटली ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में लड़ाई में उतरे। मुसोलिनी ने राजनीति में एक नए संगठन को जन्म दिया। इस दल का नाम था फासी दी कम्बातिमेती। देश में राष्ट्रीयता का जोर हो रहा था और लोगों में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई थी। मुसोलिनी धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया और एक चतुर अवसरवादी होने के कारण सभी अवसरों में लाभ उठाता रहा। यहाँ तक कि फासिस्टों ने रोम पर 30 अक्टूबर 1922 को कब्जा कर लिया। मुसोलिनी ने 1935 में अबिसिनिया पर हमला किया और कहा जा सकता है कि यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। मुसोलिनी के अत्याचारों को आज भी दुनिया में याद किया जाता है। किस किस तरह से मासूम जनता पर उसने अत्याचार किए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हिटलर और मुसोलिनी का गठबंधन हो चुका था और वो हिटलर के निकटतम राजनीतिज्ञ था। मुसोलिनी के अत्याचारों और तानाशाही से इटली को बहुत बड़ा जानमाल का नुकसान भी उठाना पड़ा। जब द्वितीय महायुद्ध छिड़ा तो हिटलर और मुसोलिनी यूरोप में एक तरफ थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन तथा फ्रांस। पहले हिटलर की विजय हुई, फिर फासिस्टों की पराजय शुरू हुई। पराजयों के कारण 25 जुलाई 1943 तक ऐसी स्थिति हो गई थी कि मुसोलिनी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो हिरासत में ले लिया गया। पर सितंबर में ही हिटलर ने उसे छुड़ाया और उत्तरी इटली में एक कठपुतली राज्य के प्रधान के रूप में स्थापित किया। यही थी मुसोलिनी की अवसरवादिता और अत्याचार। मुसोलिनी स्विट्जरलैंड भागने की चेष्टा करते हुए पकड़ लिया गया और 28 अप्रैल 1945 को उसे मृत्यु दंड दिया गया। ये था मुसोलिनी, था बल्कि है हमारे देश के कुछ नेताओं के जहन में ये भूत बनकर अभी भी बैठा हुआ है और ये भूत आप हमको डंडे से मारने के लिए उनमें सवार हो जाता है। इसलिए इस भूत को समझने के लिए इतना टाइम खर्च करना पड़ा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो सर, मैं सूरज सचदेवा गुड़गांव से। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता था कि हमारे जो अन्ना जी हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है कि आवाज के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो उनको 9 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया जो उन्होंने टारगेट दिया था 16 अगस्त से स्टार्ट करने के लिए। और हमारे जो माननीय कलमाड़ी जी हैं वो 9 महीने लगे उनको पकड़ने में, जो भ्रष्टाचार पूरे ग्रस्त थे। बिल्कुल। और जो हमारे ये हैं राजा जी, उनको 4 साल लगे उनको पकड़ने में। और अन्ना जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको पकड़ने में 9 घंटे भी नहीं लगाए उन्होंने। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, धन्यवाद। अच्छे तर्क रखे, ऐसे तर्क रखिए। आइए आज के कॉलर में से कुछ अच्छे कॉल में से एक अच्छा कॉल है, हम आपको परिणाम दिखाते हैं। कांग्रेस सरकार की असलियत का खामियाजा देश भुगतेगा, क्योंकि ऐसी अवसरवादिता से देश के लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस देश के लोकतंत्र को दुनिया सलाम करती है उसकी साख में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी और एक दिन हम फिर एक ऐसे लोकतंत्र में चले जाएंगे जहां जनता की सुनने वाला कोई नहीं होगा। लोकतंत्र में सरकार सर्वे सर्वा बन जाएगी, क्योंकि अगर देश की सरकार एक ऐसा ही उद्देश्य रहा तो देश की आम जनता का गला घोट दिया जाएगा और देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।
सरकार भ्रष्टाचारियों को आसानी से बचा लेगी, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि उसके चहेतों को आसानी से बचा लिया जाए, जिससे देश के भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जब भ्रष्टाचारी बच जाएंगे तो कोई भी नहीं डरेगा। देश के दूसरे दल भी अवसरवादिता अपनाने लगेंगे, क्योंकि कांग्रेस की अवसरवादिता दूसरे राजनीतिक दलों में भी चली जाएगी, जिसने देश की हालत और खराब हो जाएगी और लोकतंत्र के नाम पर देश खोखली दलीलें ही देता रहेगा, जिससे विश्व में देश की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। अपने देश में आदर्शों की कोई कमी नहीं है। ये देश आदर्शों से भरा पड़ा है। हमारे यहाँ पर देश के लिए जान देने वाले लोगों की लाखों में संख्या है, जो कि लोगों तक पहुंची है। वैसे तो संख्या करोड़ों है, लेकिन ऐसे लाखों लोगों में से ऐसे लोग, ऐसे प्रतिभा संपन्न महापुरुष इस देश में हुए, जिनका की नाम लेते ही इतनी प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए जी जान लगाने की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन माहौल देश में कुछ ऐसा है कि पहनने से लेके, खाने से लेके आदर्शों तक विदेशी हो गए हैं, और ये विदेशी आदर्श भारतीय सोच को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई है। ये आज के समस्या का मर्म है। अगर हम इसको समझेंगे तो शायद हम पूरी बात को समझ पाएंगे। हम आशा करते हैं कि हमारा ये सबसे बड़ा जो दुखड़ा है, जो दुख है, जो वायरस है, ये देश के लोगों में, देश के कर्ता धर्ताओं में, और इसको समर्थन देने वाले और विरोध करने वाले को भी समझे तो शायद हम किसी निर्णय तक पहुंचेंगे। हम बिंदास बोल में आज से सामाजिक पुरस्कार प्रायोजक शुरू करें, सोशल स्पॉन्सरशिप शुरू करें। आज भी कुछ लोगों ने सोशल स्पॉन्सरशिप की है। हम नहीं चाहते थे कि ऐसे किसी स्पॉन्सरशिप को शुरू करके मैं खुद इस विषय पर आपके सामने बोलूं, क्योंकि व्यावसायिक मसला था, लेकिन फिर भी बिंदास बोल के हिम्मत को देखकर देश की कंपनियां डर गई है, और बिंदास बोल को प्रायोजक करने में एजेंसीज और ऐसी कंपनीज आगे नहीं आ रही। उनको लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा 100% सच बोलते हैं और बेखौफी स्टाइल में बोलते हैं, और ये उनके कंपनियों को हितों का नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कंपनियां कहती है कि हम और तो विज्ञापन देंगे, लेकिन बिंदास को प्रायोजक नहीं बनेंगे। ये होना ठीक नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि इस विषय को सहमत जो भी लोग हैं वो इसके प्रायोजक बने, बहुत थोड़े खर्चे पर। आप स्क्रीन पर चल रहे जो नंबर है जो प्रायोजक के लिए, उस पर अगर कॉल करें तो आपको जानकारी मिलेगी। हम आर्थिक सहयोग से भी ज्यादा आपका मानसिक सहयोग और आप हमारे साथ है, ये दिखाने के लिए आपके इस प्रायोजक की अपेक्षा रखते हैं। आप हमें इन नंबरों पर फोन और ईमेल करके बिंदास बोल को आप प्रायोजक बनना चाहते हैं, ये इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।